नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके पहले दोस्तों हमने इंडियन हिस्ट्री के सारे पार्ट लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है एजुकेशन 790 पे जा कर के देखें, उन्हें अवश्य कुछ लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें हम ब्रह्मांड। तो दोस्तों इसमें देखते हैं ज्योग्राफी GOGRAPHY ज्योग्राफी यूनानी भाषा से बना हुआ शब्द है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, तो यह यूनानी भाषा का है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो मीन्स होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ मतलब नापना। तो इसका अर्थ हुआ पृथ्वी को नापना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। फिर आता है भूगोल। पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विद्या है। भूगोल में क्या किया जाता है? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल एवं भूगर्भ में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक वस्तु क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए इसमें जो इरेटोस्थनीज नामक प्रथम यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इसीलिए भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनेकजी मोडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र बनाया था। किसने? अनेकजी मोडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र बनाया था, जबकि विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बायहम थे। कौन थे? मार्टिन बायहम थे। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पृथ्वी को गोलाव कहा। क्या कहा? पृथ्वी को गोलाव कहा। किसने? यूनानी दार्शनिक थे, यूनानी फिलासफर जो थे, उन्होंने पृथ्वी को गोलाव कहा था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, अब आता है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। कब हो रहा है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल के अंतर्गत मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में अध्ययन विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं चली, एक संभववाद, दूसरा निश्चयवाद। तो अब संभववाद में हम देखते हैं क्या है। संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा को समर्थक भूगोलवेत्ता वाइडल डिलाब्लास और फैब्रे थे। तो याद रखना कि संभववाद के थे। और दूसरा जो दोस्तों आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रेटजेल और इंसिलगटन। इसको यहाँ से याद रखा जा सकता है। अब आता है ब्रह्मांड के सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रवर्तक आयब जॉर्ज लेमेंडर को माना जाता है। क्या माना जाता है? ब्रह्मांड के बारे में जो बताया गया सब कुछ किसको माना जाता है? प्रवर्तक लेमेंडर को माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमुख वैज्ञानिक संकल्पनाएं प्रचलित हैं। पहला है सामान्य स्थिति सिद्धांत, दूसरा महाविस्फोट सिद्धांत। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, तो एक है सामान्य स्थिति, दूसरा है महाविस्फोट। अब सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रवर्तक बेल्जियम के खगोलविद पादरी जॉर्ज लेमेंडर थे। कौन है? सामान्य स्थिति के। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन गोल्ड और हरमैन बॉन्डी एवं डॉक्टर एलन सैंडजा ब्रह्मांड के महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। जैसा माना जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत को ही ज़्यादा महत्व दिया गया, बिग बैंग थ्योरी। टालमी ने क्या किया? घोषणा की कि सूर्य, चंद्रमा, तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कैसे? किसने बताया था? टालमी ने बताया था। टालमी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान दिया, इसलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। मानचित्र कला का जनक किसको कहा जाता है? टालमी कहा जाता है। ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सर्वप्रथम पाइथागोरस एवं
पाइथागोरस एवं पाइलोलॉस ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, बल्कि अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। सर्वप्रथम पाइथागोरस एवं पाइलोलॉस ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इसके बाद आते हैं कोपरनिकस। कौन आते हैं? कोपरनिकस। 16वीं शताब्दी। कब होते हैं? 16वीं शताब्दी। ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी है। इन्होंने क्या बताया? ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। गैलीलियो ने 17 जनवरी 1610 को स्वनिर्मित दूरबीन की सहायता से सिद्ध किया कि पृथ्वी आकाश की अन्य पिंडों के समान साधारण पिंड है, अन्य पिंडों के समान साधारण पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सर्वप्रथम तो कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है, और फिर गैलीलियो ने स्वनिर्मित दूरबीन के माध्यम से बताया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। अब हम देखते हैं कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा क्या है? तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि तारों का समूह क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। इसमें धूल और गैसें भी पाई जाती हैं। हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम, जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको हम क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। यह दुग्ध मेखला भी कहलाती है, दुग्ध मेखला कहलाती है। यह सर्पिलाकार है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। तो यहाँ से कई फैक्ट बन जाए कई बार कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वह कौन सी है? तो वह मंदाकिनी है। मंदाकिनी का अन्य नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला है। और उसका आकार कैसा है? तो सर्पिलाकार है। तो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। तो यहाँ से जो फैक्ट है वो आपको ज़रूर रिमेम्बर रखना है। अब आता है अल्फा सेंचुरी समूह का तारा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अल्फा सेंचुरी समूह का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यहाँ से फैक्ट बनता है कि सबसे निकट तारा पृथ्वी से कौन सा है सूर्य के बाद? तो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष। हमारी आकाशगंगा के, अब देखिए, हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक नज़दीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा के सर्वाधिक नज़दीक। अब हम आते हैं आकाशगंगा के बाद तारा। अब तारा क्या है? यह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है क्या? स्वप्रकाशित होता है। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है, जिससे बृहत ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस सिद्धांत पे सूर्य कार्य करता है। अब वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कार्य तारे टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं, क्योंकि जितनी भी यहाँ से लेकर के अंतरिक्ष में लेयर है, तो उस लेयर से जब हमारी रोशनी जाती है तो लेयरें वाइब्रेट होती रहती हैं। तो इसलिए तारा हमें क्या दिखता है? टिमटिमाता हुआ, जबकि तारा स्टैटिक है। उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्रुव तारा। अब हम आते हैं तारा मंडल। क्या आते हैं? तारा मंडल। अब इसमें देखिए, तारों के समूह क्या कहा जाता है? तारामंडल कहते हैं। और हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, और वर्तमान में कितने हैं? 89 तारामंडल है। वर्तमान कितने तारामंडल है? 89 है। और सबसे बड़ा उसमें कौन सा है? हाइड्रा है। तो इसमें हर से एक फैक्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि तारामंडल किसे कहते हैं? तो तारा के समूह को तारामंडल कहते हैं। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है, और वर्तमान में 89 तारामंडल हैं। अब आता है उल्का। अब उल्का क्या होता है? वैसे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्का। वैसे आकाशीय पिंड जो आकार में तो छोटे होते हैं और भूमंडलीय घर्षण के कारण जल जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। अब उल्का पिंड क्या है? जो आकाशीय पिंड
जो आकाशीय पिंड जल का पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता तथा कुछ अंश पृथ्वी पर गिरता हो तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड में मुख्यतः लोहा और निकेल होता है। तो यहाँ से फैक्ट बन जाएगा कि उल्का पिंड में क्या क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें अगर लोहा निकेल है तो वही सही होगा। तो उल्का पिंड में क्या क्या होते हैं, लोहा तथा निकेल। ये दोस्तों हमें याद रखना है कि उल्का पिंड में लोहा निकेल होता है। उल्का वो है जो भूमंडल में पृथ्वी तक नहीं आते, बीच में ही जल कर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। लेकिन वो उल्का जिनका कुछ अवशेष पृथ्वी तक आ जाता है उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो जो माइन्यूटली डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है क्षुद्र ग्रह। क्या आता है, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसकी संख्या करीब 4500 है। तो अब देखिए क्षुद्र ग्रह पहले किसके बीच आता है, तो मंगल और बृहस्पति। ये आपको याद रखना है कि किसके अंतर बीच में है, मंगल और बृहस्पति के। अब दोस्तों आता है ओस्लो जून 2008। ओस्लो जून 2008 में संपन्न खगोल शास्त्रियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने क्षुद्र ग्रहों की एक नई श्रेणी प्लूटाइड बनाया। क्या बनाया है, प्लूटाइड। प्लूटाइड के तहत प्लूटो एवं एरिस को रखा गया है। प्लूटो और एरिस को रखा, क्योंकि प्लूटो एक ग्रह था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को उसको ग्रह श्रेणी से हटा करके उसको क्षुद्र ग्रह में रख दिया गया। तो अब वो किसके अंतर्गत आता है, प्लूटाइड के तहत। ये ध्यान रखना, प्लूटाइड के तहत क्या क्या आते हैं, प्लूटो और एरिस। प्लूटो और एरिस। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा धूमकेतु, या ये कहिए कि पुच्छल तारा। ये प्रकाशवान खगोलीय पिंड है। ये प्रकाशवान खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। उसमें एक ठोस पिंड तथा उससे लगी लंबी पूंछ होती है। ठोस पिंड होता है और उससे लगी लंबी पूंछ होता है। उसका कुछ भाग मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्पों से परिपूर्ण रहती है। पुच्छल तारे को पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य की विपरीत दिशा में रहती है। फैक्ट याद रखना, कई बार यहाँ से भी कथन में पूछा जा सकता है। कहाँ पूछा जा सकता है, तो अब देखिए धूमकेतु क्या है, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। ये प्रकाशमान खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। उसमें एक ठोस पिंड तथा उससे लगी लंबी पूंछ होती है। ठोस पिंड होता है और उससे लंबी पूंछ होती है। उसका कुछ भाग मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्पों से परिपूर्ण रहता है। तो अब धूमकेतु में क्या क्या मटेरियल है ये ज़रूर याद रखना कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की बूंदें, भाप की बूंदें। ठीक है। अब पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में होती है। अब इसमें देखते हैं हेली। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पश्चात पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होता है। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पश्चात पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होता है। पिछली बार जून 1986 में देखा गया था। अगली बार 2062 में पृथ्वी पर दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, 2062 में पृथ्वी पर दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर अब हमारा सिलसिला वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी चलता रहेगा। तो दोस्तों एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।